नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका ग्रे कार्ड में। हम प्रोग्राम की शुरुआत करें लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर। तो सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यह खबर। संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक आयोजित हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसान नेता कुलवंत संधू का बयान सामने आया है और कुलवंत संधू ने इस बात को लेकर कहा है कि केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव भेजा और इसके बाद बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको रूबरू करा रहे हैं। एमएसपी पर कमेटी में किसान मोर्चा के सदस्य जो हैं, तो सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है और संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य बैठक में शामिल हुए हैं। तो किसान नेता कुलवंत सिंह संधू ने कहा है कि केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव भेजा। एमएसपी पर कमेटी में किसान मोर्चा के सदस्य होंगे। तो पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने का प्रस्ताव, साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। तो वहीं आंदोलन को लेकर कल फैसला होगा और सरकार के ड्राफ्ट पर भी बात हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है और आगामी रणनीति को लेकर एक रोड मैप संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पेश किया गया है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य इस बैठक में शामिल हैं, बताया जा रहा है। और इस बीच किसान नेता कुलवंत संधू का बयान सामने आया है। तो किसान नेता कुलवंत संधू ने कहा है कि केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव भेजा और प्रस्ताव मिलने के बाद अब जो है एमएसपी पर कमेटी में किसान मोर्चा के सदस्य होंगे। तो आंदोलन को लेकर कल फैसला करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। तो पंजाब मॉडल पर मुआवजा देने का प्रस्ताव और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव भी इस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में पारित किया गया है। तो आंदोलन को लेकर कल फैसला होगा। यह भी एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया इस बैठक में और सरकार के ड्राफ्ट पर भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों के बीच आपस में जो नेता हैं उनमें बैठक हुई है। तो सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की ये बड़ी बैठक हो रही है और इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के 5 सदस्य जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। किसान नेता कुलवंत संधू की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने पंजाब मॉडल की तर्ज पर इस पूरे विवाद का हल निकालने का आह्वान किया है। प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं और साथ ही कहा है कि केंद्र ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा था अब उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता शिवराज सिंह जुड़ गए हैं। शिवराज सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका आर्या न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एमएसपी को लेकर लगातार आप लोग अब मांग उठा रहे हैं, कानून वापस हो चुके हैं, लेकिन एमएसपी की मांग पर आप अभी भी, गारंटी की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, एमएसपी का तो ये है कि आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग चली आ रही है और जब से आंदोलन है शुरू से एमएसपी की मांग है और एमएसपी को सरकार को कर भी देना चाहिए। सरकार को कोई इससे नफा नुकसान नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। अब गेंद सरकार के पाले में। देखो, गन्ना का प्रदेश सरकार रेट घोषित करती है तो जितनी भी गन्ना मिल है उस मूल्य से नीचे गन्ना नहीं खरीदती। मिल तो प्राइवेट ही होती है, प्राइवेट ही तो व्यापारी होते हैं वो, लेकिन जो रेट निर्धारित होता है उससे नीचे खरीद नहीं हो पाती। और ऐसे ही न्यूनतम मजदूरी तय होती है तो प्राइवेट जो जितने भी सरमाएदार हैं वो उससे नीचे मजदूरी नहीं देते। 3 ग्रेड में मजदूरी होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कुशल, अर्ध कुशल और नॉन कुशल कारीगर, और तीनों की मजदूरी उसी तरीका से फिर कंपनियों को देनी पड़ती है। उससे ऊपर दे सकते हैं, उससे नीचे देंगे तो कानूनी अपराध माना जाएगा। तो शिवराज सिंह जी, बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी आपकी जो कमेटी है उसके लोगों की बात हुई थी। क्या कुछ आपकी जो बातचीत हुई है, क्या लग रहा है उस बातचीत से? क्या पॉजिटिव नोट पर यह मामला खत्म हो जाएगा? जल्दी किसानों की घर वापसी हो सकती है? बातचीत ऐसे हुई थी, जो युद्धवीर सिंह हैं उनसे फोन पे बातचीत हुई थी, लेकिन सरकार को जो पटल पे बैठ के किसान नेताओं से जो वार्ता चाहिए, किसानों को समझाना चाहिए, किसानों की समझनी चाहिए। 26 जनवरी के बाद ऐसा कोई पटल नहीं बन पाया आज तक।
जबकि अब गैर सरकार के पाले में, सरकार को इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहिए। 1 साल से ऊपर आंदोलन हो गया, काफी किसान इसमें ठंड में, उसमें हार्ट अटैक में जाते रहे। देखो किसान, सरकार ने जब, और मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं, अगर सरकार शुरू में एमएसपी को कर देती तो शायद ये जो 3 बिल है इन पर संशोधन पे भी किसान राजी हो जाता। सर कमाल करते हैं, नहीं पड़ती सर कमाल करते हैं शिवराज सिंह जी आप। मतलब पहले ही आपकी मांगी ये थी कि पहले ये काले कानून जो है इनको वापस ले जाए, उसके बाद किसी और पर बात होगी। आज आप कह रहे हैं जब वो वापस चले गए तो आप कह रहे हैं कि शायद एमएसपी की बात हो जाती तो ये कानून के ऊपर बात ना होती। मतलब ये तो विरोधाभास है। रिपील करने की बात नहीं, संशोधन पे किसान एग्री हो जाते अगर एमएसपी गारंटी कानून बन जाता। लेकिन सर आपकी तरफ से तो पहली बात ये थी कि कुछ नहीं, पहले तो वापसी। आप अगर बताएंगे तो मैं आपको ऐसी कई वीडियो क्लिप्स भेज दूंगा, बयान भेज दूंगा आपके शीर्ष नेताओं के भी और आपके भी बयान। सर आपसे तो कई बार जो है बातचीत मेरी खुद की रही है, तो सबसे पहले तो यही था कि ये काले कानून है, पहले तो ये वापस हो, बाद में बात होगी। कहा यही जा रहा था, लेकिन नहीं, बीच में कहा था पहले एमएसपी पे बात कर लो, कानून पे बाद में बात हो जाएगी। कुछ नरेंद्र तोमर जी ने ये कहा नहीं, पहले कानून पे बात करो, बाद में एमएसपी पे बात होगी। बात यही अड़ी हुई थी दोनों की। अरे भाई ऐसी क्या परेशानी है एमएसपी पे, मुझे ये बताओ। प्राइवेट व्यापारी को जब कानून बन जाएगा तो मजबूरी होगी, ये न्यूनतम ही तो रेट है, उच्चतम रेट तो है नहीं, है कोई एमआरपी तो है नहीं। एमएसपी है, सपोर्ट प्राइस है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर न्यूनतम से भी नीचे किसान का माल बिकता रहेगा तो आत्महत्याओं पर रोक नहीं लगेगी, किसान कर्ज से उबर नहीं पाएगा। एमएसपी को लेकर बिल्कुल ठीक है, कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। एमएसपी की मांग आपकी जायज है और तमाम मीडिया कर्मी आपकी इस मांग के साथ हैं, लेकिन आज आप उलट बात कर रहे हैं। आज आपने कहा कि शायद अगर इस पर पहले बात हो जाती तो ये कानून रिपील नहीं करने पड़ते। ये आपका बड़ा बयान। साथ ही फिर संशोधन पे एग्रीमेंट हो जाता अगर एमएसपी को गारंटी कानून बनाने पर सरकार पहले तैयार हो जाती है, मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो शिवराज सिंह जी, क्या इसको माना जाए कि अगर एमएसपी की गारंटी का कानून आ जाता है तो बाकी की मांगे फिर उनको किनारे करके क्या घर वापसी उसको सुनिश्चित पक्का माना जाए? अब बाकी मांग ही क्या रह गई, फिर रही क्या गया, मुझे ये बताओ। वो सर राकेश टिकैत जी तो उस दिन ट्वीट कर रहे थे कि बिजली कंपनियां जो हैं वो लूट खसोट मचा रही हैं, इसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है, बिजली कंपनियों के साथ वो लोग भी आकर हमारे साथ धरना दें। मेरी बात तो सुन लो 1 मिनट। जो छोटे मोटे मुकदमे लगे हैं रेल रोकने में, रोड रोकने में, जो क्रिमिनल मुकदमे नहीं है, जो आंदोलन के समय पे जो मुकदमे लगे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कह दे रहा है सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने वापस करे, चाहे कोई भी सरकार है, चाहे भाजपा की या कांग्रेस के, उनके पाले में डाल दे, स्टेट के पाले में कानूनों के लिए, क्योंकि स्टेटों में ही लगे हैं वो जो मुकदमे लगे हैं। उनमें सरकार को एक बयान जारी करना है स्टेटों के लिए कि स्टेट स्वतंत्र कानून वापस करे आंदोलन के सारे आज तक के। जब भाजपा अपने मुकदमे वापस कर सकती है आंदोलन के, उत्तर प्रदेश में जितने भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं पे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आंदोलन के मुकदमे थे, योगी जी ने सबके लिए निर्देश कर दिया था मुकदमे वापस हो, तो किसान नेताओं के भी आंदोलन के मुकदमे वापस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी कोई बड़ा अटकाव नहीं है, एमएसपी पर मुद्दा अटका हुआ है और किसी मांग पे इतना बड़ा नहीं है। ये तो छोटी मोटी जो उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी मिल रही है या डीएपी की परेशानी है, ये तो हमेशा रहेंगे और इनके लिए स्टेटों में आंदोलन होते रहेंगे। चलिए शिवराज जी, मानते हैं और आशा करते हैं कि जल्द ही आप लोगों की घर वापसी हो और इस भयंकर ठंड में आप लोग जाकर अपने परिवार के साथ रहें। चलिए, बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह जी आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त है आज के मुद्दे का। तो उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। धर्म बदलने के बाद उनका नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने उन्हें सनातन धर्म ग्रहण कराया और इसके बाद रिजवी को का जो है वो नया नामकरण हुआ। वहीं क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और जिन्ना, मथुरा, अब्बाजान जैसे मुद्दे चर्चा में हैं, ऐसे में वसीम रिजवी के हिंदू सनातन धर्म अपनाने के बाद पश्चिमी यूपी में चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ग्रे कार्ड में आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिबेट, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए यह पूरा मामला आपको समझाते हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गया है।
गाजियाबाद के डासना मंदिर में वसीम रिजवी के सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद उनका शुद्धिकरण भी किया गया। हवन, यज्ञ, ये सब किया गया। सारे अनुष्ठान महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी के देखरेख में किए गए। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। हर जुम्मे की नमाज के बाद हमारा सिर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोई मुसलमान कहे, इससे हमको खुद शर्म आती है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। इसी बीच कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता मोहम्मद फिरोज खान ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी और अब जितेंद्र नारायण स्वामी के सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम रखा है। बता दें कि मोहम्मद फिरोज खान हैदराबाद के कांग्रेस की टिकट पर AIMIM प्रमुख असउद्दीन ओवैसी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो ऐलान करते दिख रहे हैं कि जो भी सैयद वसीम रिजवी का सिर कलम करेगा उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वसीम रिजवी का नाम लेकर इस तरह का ऐलान किया गया हो। मार्च 2021 में उनका सिर काट कर लाने पर मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अमीरुल हसन जाफरी ने 11 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि घोषित इनाम की व्यवस्था वो अपने पास से और बार एसोसिएशन के लोगों के माध्यम से एकत्र करेंगे, और अगर इसके बाद भी रकम कम बढ़ जाती है तो वो अपनी औलाद को बेच देंगे। लेकिन कुरान से छेड़छाड़ करने वाले वसीम रिजवी का सिर कलम करने वाले को पूरा इनाम देकर रहेंगे। वसीम रिजवी मूल रूप से लखनऊ के निवासी हैं। साल 2000 में वो लखनऊ के मोहल्ला कश्मीरी वार्ड से सपा के नगर सेवक चुने गए थे। 2008 में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य और फिर बाद में चेयरमैन बने। वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जो कि खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर वसीम रिजवी पर जुर्माना भी लगाया था। वसीम रिजवी ने पिछले ही दिनों एक पुस्तक मोहम्मद लिखी थी। इसे तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ बेहद ही खास 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से अभिनय जैन, हमारे साथ सनातन सेना जो कि सनातन धर्म को लेकर काम कर रही है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेश तिवारी जी, और कांग्रेस पार्टी से रत्नाकर सिंह जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का, और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं रत्नाकर सिंह जी। वसीम रिजवी जो हैं वो अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं। अब उसके बाद आपके जो गोरखपुर के फिरोज खान जी हैं उनका एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। उन्होंने 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है कि इनका सर कलम करने वाले को वो 50 लाख रुपए का इनाम देंगे। ऐसी ही कुछ बातों के बाद आखिरकार उनको धर्म तक छोड़ना पड़ गया। रत्नाकर सिंह जी, देखिए सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि भारत देश जो है, भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान लिखा गया, उस संविधान के आधार पे यहाँ की न्यायपालिका और व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्थाएं चलती हैं।
और कार्यपालिका उसके हिसाब से ही काम करती है। यह अफगानिस्तान या पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे फतवा जारी कर दिए जाए और किसी का सलाम कर दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाएगा। यह कोई व्यक्तिगत अगर अपने बड़बोलेपन के हिसाब से अगर कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर बड़बोलेपन के हिसाब से इस तरह का वक्तव्य देता है कि उसका फतवा, उसका सर कलम कर दिया जाए, 50 लाख रुपया दे दिया जाए, तो वो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जो है पब्लिसिटी कर रहा है। इसमें पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत विचार है। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह बहुत जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूँ कि यह संविधान, यह देश संविधान से चलता है और संविधान के नियम कानून जो होते हैं उसके हिसाब से यह देश चलता है, न कि फतवे के हिसाब से। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, यह भारत देश है। सदियों से यहाँ पे हर धर्म की रत्नाकर सिंह जी, आपने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है। सर, पब्लिसिटी की जरूरत क्या है? लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ा। समझ सकते हैं कितने बड़े कद के नेता है वो, जिन्होंने ये 50 लाख रुपए की बात कही है। जब भी लोकसभा के प्रत्याशी इनको बनाया गया उस समय से अनर्गल बातें नहीं इन्होंने किया है कि किसी का सर कलम करवा दिया जाए, मैं 50 लाख रुपया दूंगा। उस समय इस समय अगर ये बातें कही होती तो इनको पार्टी इनको किसी भी सूरत पर टिकट नहीं दी होती। चलिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी से अभिनव जैन जी हैं। अभिनव जैन जी, बताइए जा रहा है कि क्योंकि चुनावी मौसम भी चल रहा है अभी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का ग्राफ कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो अब ये चुनावी ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, ऐसी चर्चाएं भी हो रही हैं। क्या कहना है आपका? अभिनव जैन जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज हमको नहीं मिल पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ऑडियो दुरुस्त कराया जाए। तब तक मैं उमेश तिवारी जी आपके पास आता हूं। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी, सुन पा रहा हूं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार। उमेश तिवारी जी, आप ये बताएं कि आज सनातन धर्म में उनकी वापसी हुई है और एक तरफ बात की जा रही है कि उनका सर कलम करवा दिया जाएगा। सनातन सेना जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो किस तरीके से देखती है? देखिए, यह जो सनातन धर्म है ये अनादिकाल से, जिसका न कोई आदि है न जिसका कोई अंत है, इसी धर्म से सब निकले हुए हैं। सब इस धर्म के बच्चे हैं। अपने अपने हिसाब से कबीलाई जो है छोटे छोटे परिवारों में, जैसे एक परिवार संयुक्त बड़ा परिवार होता है, धीरे धीरे अपना घर को अलग बना लेता है, उसी प्रकार के। लेकिन माँ बाप से कोई बच नहीं सकता, उनसे हट नहीं सकता, उनसे दूर नहीं रह सकता है। आज पूरा विश्व जो है, आप देखो, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय पूर्ण रूप से जिस देश में है, वहां भी सनातन धर्म को अपनाने का कार्य किया जा रहा है। और यह समय है, ये समय जो है ईश्वर ने चेताया है सबको कि आप जो है सनातन धर्म में जो है विलीन हो जाए। पुनः जो आपके द्वारा जाने में जो पाप किए गए हैं उसको क्षमा याचना करते हुए अब पुनः जो है सनातन धर्म को स्वीकार करें। इसी कड़ी में यदि वसीम रिजवी जी जो है उनको लगा कि हमको जो है इस्लाम धर्म पसंद नहीं है, उसके जो है 26 आयात उनको पसंद नहीं थे, जिसमें जो है मानव न बन के दानव बनने का कार्य है, लोग राजनीतिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। अब आप ही देखो कि कांग्रेस के लीडर जो हैदराबाद से हैं, फिरोज खान जी, अब ये कह रहे हैं कि सीधे गला काट दो, हम 50 लाख देंगे। भैया, आप कौन होते हो? आप जब किसी को जन्म नहीं दे सकते हो तो किसी को मारने का अधिकार आपको किसने दिया? यही तो सनातन धर्म सिखाता है। लेकिन इन लोग को देश को तोड़ना है। कांग्रेस की सोची समझी राजनीति रही है, शुरू से ही इनकी रणनीति रही है। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, वो चाहते हैं कि ऐसे कोई कृत्य करो जिससे देश में दंगा फसाद बढ़े। लेकिन सनातन सेना पुरजोर से खड़ी हुई है और इसका विरोध करती है। व्यक्ति स्वतंत्र देश में रह रहा है, उसका अधिकार है किस धर्म को अपनाना और किसके साथ चलना, वो स्वयं है। वो तो स्वयं बोले हैं। अभी उनका नया नाम जितेंद्र जी पड़ गया है। अब आप ये देखिए कि वसीम रिजवी जी स्पष्ट ये चीज को बोले हैं कि न मैं किसी के दबाव में और न किसी के मैं जोर जबरदस्ती में धर्म को स्वीकार किया हूँ। उनको इस्लाम धर्म पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें जो हमारे सनातनी है, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनको काफिर कहा जाता है। काफिर किसको कहा जाता है? हम लोग के अनादि कालों से वेदों में लिखा हुआ है, ये जो मलिक है, इनको सामाजिकता से, इन्हें कोई हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो काफी, उसमें से बहुत लोग मानसिक आपराधिक मानसिकता के स्वामी हैं और इस तरह के
इस तरह के खुले जो है, जिस तरह से खुले तौर के ऊपर जो है धमकियां दे रहे हैं, मैं इनको सावधान करना चाहूंगा, ये जेल में जाएंगे, ये जेल में जाएंगे, बंद होंगे और ये सुधार में आ जाए, ये होश में आ जाए। इस तरह का काम करना छोड़ दें। अभिनव जैन जी, एक एंगल और भी है इस पूरे मामले का, एक एंगल और भी है जो मैंने आपसे पहले प्रश्न में कहा था कि चुनावी वक्त चल रहा है और चुनावी वक्त में यह कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में आपकी जमीन खिसक रही है, इसलिए एक ये धार्मिक रंग दिया जा रहा है, एक कोशिश हो रही है चुनावी ध्रुवीकरण की। देखिए, एक कहावत, एक शेर है, गाले की ये भी ख्याल रखता है, अपने मन को बहलाने के लिए आप कुछ भी बोले, लेकिन किसी इस समय भाजपा की आंधी चल रही है, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, इसके करोड़ों सदस्य हैं, चुनावी जमीन सरक रही है, ये सरकती दिख रही है, वो भाजपा को नहीं, वो समाजवादी पार्टी को दिख रही है, वो कांग्रेस को दिख रही है, वो आरएलडी को दिख रही है। पहले तो लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ चुके हैं, इन्होंने मुंह की खाई थी, तरह तरह के पैंतरे बदल कर ये लोग हमेशा कोई नया स्वांग रखते हैं, इस बार भी रच रहे हैं। आपराधिक की मानसिकता साफ साफ दिखाई दे रही है, टीवी पे दिखा दे रही है, न्यूज़पेपर में दिखाई दे रही है। जनता समझदार है, जनता डेवलपमेंट के ऊपर वोट देगी, जनता आपकी मोदी सरकार के ऊपर वोट देगी, जनता योगी सरकार के ऊपर वोट देगी। हम बहुत भारी मत से कुछ पूछना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार स्वयं संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? इस प्रकार से किसी को खुलेआम धमकी देना, कोई 11 लाख का इनाम रख रहा है, कोई 50 लाख का इनाम रख रहा है, और जो है कांग्रेस तो वैसे भी निकम्मी है, वो तो उसका तो कार्य ही है कि देश में विघटन फैलाना, देश को विध्वस्त करना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने सरकार संज्ञान क्यों नहीं ली? किसी व्यक्ति को खुलेआम धमकी दिया जा रहा है कि हम 50 लाख उसका सर काट के ले आओ, उसके घर को आग लगाओ, तो पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? पुलिस प्रशासन को FIR करनी चाहिए, FIR करके उस व्यक्ति को उठाना चाहिए। एक अच्छा संदेश जनमानस को जाए, पूरे देश देखे कि इस प्रकार से भारत में जो है अवैध तरीके से या अनर्गल तरीके से कोई बयानबाजी या बोलना अपराध है, लेकिन खुले या मर्डर की, कत्ल की धमकी दे रहा है, उसके बाद भी उसके ऊपर FIR नहीं किया जा रहा है। तो ये तो सोचनीय और चिंतनीय विषय है। ठीक है उमेश जी, आपका अच्छा सवाल है और मैं आपको, अभिनव जैन जी, मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा। ये पहली बार नहीं है, हमने रिपोर्ट में भी बताया, मार्च 2021 में मुरादाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता अमीरुल हसन, उन्होंने 11 लाख रुपए की घोषणा की थी और वो पता कहां तक चले गए। आप मतलब जहनियत देखिए, उन्होंने कहा था कि घोषित इनाम की व्यवस्था वो अपने पास से करेंगे, बार एसोसिएशन के लोगों से इकट्ठा करेंगे और अगर इसके बाद भी रकम कम पड़ गई, ध्यान से सुनिएगा अभिनव जैन जी, किस तरीके की मानसिकता के लोग इस समय उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी कम पड़ गई तो हम अपनी औलाद को बेच देंगे, लेकिन कुरान से छेड़छाड़ करने वाले, वसीम रिजवी का सर कलम करने वाले को पूरा इनाम देकर रहेंगे, ये बात कही थी। आप बता सकते हैं कि इस शख्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, और अगर इसके खिलाफ एक्शन तभी ले लिया जाता तो शायद दोबारा से एक फिर से वसीम रिजवी ने तो मतलब बहुत ही ज्यादा घबराकर, बहुत ज्यादा परेशान होकर तब इस्लाम छोड़ा। देखिए, कहने की बात होती है, करने की बात होती है। योगी सरकार ने इन लोगों की पे मकानों पे बुलडोजर करवा दिया है, इनकी जमीन को कुर्सी कर दिया गया है और जिस तरह की मानसिकता के तहत बोला जा रहा है कि हम हर कला कराने जो जनता के सामने खाना है, ये लोग अपने पैरों पे चिल्लाने मार रहे हैं। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और उनकी जो आत्म चेहरा है वो दिखाई दे रहा है। और जहां तक कानून एक सर का बात को हाथ लगा दीजिए, एक सर जो जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिस जमीन के बात कर रहे हैं, मकान में खड़े वो मकान में पड़ रहा, उसके ऊपर बन जाएगा, उनकी जमीन करा दी जाएगी। अभिनव जैन जी, आपसे मतलब मैं फाइनल कमेंट में ये जानना चाहूंगा कि क्या उनको सुरक्षा, क्योंकि आपने थ्रेट तो देख लिए और जिस तरीके से कमलेश तिवारी समेत कई लोगों का जो हश्र हो चुका है, क्या आपने उनको सुरक्षा प्रदान कर दी? ऐसी कोई जानकारी आपके पास? क्या कदम उठाएगी यूपी की सरकार ऐसे जो जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ? देखिए, ये
चिंता की बात हादसे पर कि आप जो सबकी जरूरत नहीं तरीके से पड़ा है अपना मुखौटा कांग्रेस की तरह से अपने कार्यकर्ता सामने आते कभी ये कश्मीर की खिलाफ, कभी पाकिस्तान का साथ देते हैं, कभी टेररिस्ट के साथ देते हैं, कभी जो है कलम करने की बात करते हैं। ये सारी जो पिक्चर है, ये सारी तस्वीर है, उनका जो सामने आते इनको जनता मारेगी, इनको जो है पाकिस्तान फेंक देगी और अगर अपराधी कदम उठाएगा तो जेल जाएगी। ठीक है उमेश तिवारी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की कार्यशैली उत्तर प्रदेश सरकार की रही है, जहां पर बात बात पर बुलडोजर चला दिया जाता है, गाड़ियां भी पलट दी जाती हैं, क्या आपको लगता है कि उस कार्यशैली को देखते हुए वसीम रिजवी जो है वो सुरक्षात्मक माहौल में रह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी को जो है इस पे तुरंत एक्शन में आना चाहिए और उस व्यक्ति को सुरक्षा देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे उनका मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ढीले ढीले लग रहे हैं। पता नहीं क्या बात है, क्या विषय है, इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से अभी पूर्व में 4, 8, 10 महीने में जो कार्रवाइयां हुई है, उस हिसाब से उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। और उत्तर प्रदेश सरकार का धर्म भी बनता है कि यदि ये गाजियाबाद के दस्ता मंदिर में जो है ये धर्म परिवर्तन किए हैं, स्वयं आके जो है कि मुझे इस्लाम नहीं पसंद है, मैं इस्लाम में नहीं रहना चाहता हूँ और मैं सनातन धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ, तो उनको तुरंत सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। और साथ में वो जो हैदराबाद के जो है कांग्रेस नेता है और कांग्रेस पार्टी से भी मैं पूछता हूँ, जो वहाँ के उनके कांग्रेस के प्रतिनिधि आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि क्या कांग्रेस उनको अपने पार्टी से बाहर निकाली? नहीं निकाली। कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ अब नहीं है, एक टेक्निकल एरर के चलते उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन फिर अगर प्रोग्राम करेंगे तो दोबारा उनसे इस बारे में जरूर जानकारी लेंगे कि अब कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका उमेश तिवारी जी और अभिनव जैन जी आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही बरकरार है कि इस तरीके से बहुत सारे थ्रेट जो है वो कमलेश तिवारी को भी दिए गए थे और उसके बाद क्या हुआ वो सबने देखा है। करीब 56 बार से ज्यादा चाकू उनके गले और चेहरे पर चलाए गए थे। क्या वसीम रिजवी, जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हो गए हैं, ये एक सुरक्षात्मक माहौल में अपना जीवन यापन करवाएंगे? इस पर पल पल रहेगी आर्या न्यूज की नजर। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।